हेलो बॉक्सिंग लवर, स्वागत है आपका हाजिमे नो इप्पो की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं हाजिमे नो इप्पो की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा सीजन 1 के एपिसोड 75 के बाद से, और पूरा सीजन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने एपिसोड 1 से 75 तक एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में मैं एक स्पेशल एपिसोड फाइटिंग स्पिरिट जिसे एपिसोड 76 भी कहा जाता है, और इसमें ताकामुरा का पास्ट दिखाया गया है। फिर एक स्पेशल एपिसोड जिसमें माशवा वर्सेस किमोरा की टाइटल फाइट होगी, और फिर एक्सप्लेन करूंगा हाजिमे नो जिसमें इप्पो अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक नॉर्मल डे से। कामुगावा जिम में एक रिपोर्टर आई हुई थी ताकामुरा के बारे में जानने के लिए, क्योंकि भाई वो जापान का चैंपियन था। चीफ अपने ऑफिस में उससे बात कर ही रहे थे, लेकिन ताकामुरा बाहर से सब सुन रहा था। फिर चीफ बाहर आते हैं उसे भगाने के लिए, लेकिन भाई वो चीफ को ही उनके ऑफिस से बाहर निकालकर रिपोर्टर के साथ गेट लॉक कर लेता है, क्योंकि अगर उसके बारे में जानने आई है तो वो ही तो सही से बता सकता है ना उसे। तभी बाहर आगे ताकामुरा के पास्ट की बातें छेड़ देता है इप्पो चीफ से। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकामुरा ने कैसे जिम ज्वाइन की थी। तो उस टाइम ताकामुरा हाई स्कूल में था, और वो था भाई गुंडा, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग था। एक दिन वो किसी से लड़ रहा था, तभी वहाँ चीफ उसे देखते हैं और उस बंदे की जान बचा लेते हैं ताकामुरा से। ताकामुरा बुड्ढे से तो लड़ेगा नहीं, तो वो जाने लगता है। उस टाइम कामुगावा जिम बहुत लॉस में चल रही थी, कोई स्टूडेंट नहीं था उनके पास, इसलिए वो लोग एक स्ट्रॉन्ग बंदा ही ढूंढ रहे थे जिसके पास चैंपियन बनने का पोटेंशियल हो। फिर चीफ उसे देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइटिंग इतनी पसंद है तो क्यों ना एक ऐसी जगह करो जहाँ अगर तुम किसी को मारो तो लोग तुम्हें चीयर्स करे, यानी बॉक्सिंग रिंग में। ताकामुरा को आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए फिर वो जिम ज्वाइन कर लेता है। जिम में सब उसकी स्ट्रेंथ और पावर देखकर शौक थे। ताकामुरा बोर हो रहा था, क्योंकि वो जिम एकदम बोरिंग थी और लोग भी ज्यादा नहीं थे। वो स्टाफ से ही स्पैरिंग मांग रहा था, लेकिन चीफ उसे रोड वर्क करने भेज देते हैं। जिम में सब उसके टैलेंट की तारीफ कर रहे थे। अगली सुबह चीफ ताकामुरा के घर पहुंच जाते हैं और वहां से उसे पकड़कर रोड वर्क कराते हैं। पंचिंग में वो अपने राइट हैंड का ही ज्यादा यूज करता था, इसलिए चीफ उसका राइट ही बांध देते हैं और उसे लेफ्ट जैब थ्रो करने को कहते हैं, जिससे उसका लेफ्ट स्ट्रॉन्ग बन सके, और फिर से उसे भगाते हैं। फिर डेली भी यही रूटीन फॉलो करते हैं। एक दिन चीफ किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तो ताकामुरा जिम में लड़कियों की बेचारे पोस्टर टांग देता है। पनिशमेंट के तौर पर चीफ उसे भगाते हैं, उसके पीछे अपना स्कूटर बांधकर। हर दिन भाई वो यही सब करता है, जिससे वो बहुत इंप्रूव हो गया था। लेकिन चीफ भी अपने आप को पुश कर लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। ताकामुरा को लगता है कि चलो अब से कोई रनिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो सो ही नहीं पा रहा था, तो वो खुद से ही रनिंग करने निकल जाता है, और उसका लेफ्ट भी बहुत पावरफुल हो गया था। जिम भी सही चल रही थी और चीफ भी ताकामुरा की वजह से फुल ऑफ एनर्जी थे। देन टाइम आ जाता है ताकामुरा के डेब्यूट मैच का, और उसने इससे पहले कोई भी स्पैरिंग नहीं की थी, ओनली रनिंग और पंचिंग। फर्स्ट मैच में इवन ताकामुरा भी नर्वस था, लेकिन चीफ फुल ऑफ कॉन्फिडेंट थे, और मैच में ताकामुरा को उन सब ट्रेनिंग का फल दिखता है, और फिर वो एक डिवास्टेटिंग राइट से नॉकआउट स्कोर कर देता है। मैच जीतने के बाद सब ताकामुरा को चीयर्स कर रहे थे, जिससे ताकामुरा बहुत खुश होता है और डिसाइड कर लेता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। यही थी ताकामुरा की जर्नी, और ये येलो कलर जिम में भी उसने किया था। देन प्रेजेंट में ताकामुरा उस रिपोर्टर के साथ लगा हुआ था, और फिर क्या चीफ उसे मारना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। हाजिमे नो इप्पो का ये स्पेशल एपिसोड हमें एक ऐसी फाइट दिखाता है जहां एक तरफ है डेंजरस चैंपियन मासेवा रियो और दूसरी तरफ है किमुरा तात्सुया, जिसके लिए ये मैच सिर्फ एक टाइटल फाइट नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉक्सिंग करियर का सबसे बड़ा मौका है। चैंपियन कार्निवल में रैंक 1 और रैंक 2 कंटेंडर्स के हटने के बाद रैंक 3 किमुरा को जापान जूनियर लाइटवेट टाइटल के लिए चैलेंज करने का चांस मिलता है। किमुरा जानता है कि मासवा को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसलिए वो मियाता से हेल्प मांगता है, क्योंकि मियाता की स्पीड और काउंटर पंचिंग मासवा के फ्लिकर जैब को समझने में काफी यूजफुल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किमुरा टेक्निकली वीक बॉक्सर नहीं है। उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी है। वो हर चीज अच्छी लेवल पर कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई एक ऐसी एबिलिटी नहीं है जो अपोनेंट को जेन्युइनली डरा सके। ना कोई अनस्टॉपेबल पंच, ना कोई डेंजरस काउंटर। इसी वजह से मासवा जैसे आउट बॉक्सर के सामने उसकी वीकनेस और भी ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान किमुरा फ्लिकर जैब को काउंटर करने की प्रैक्टिस करता है। शुरू में उसे लगता है कि अगर वो फ्लिकर की टाइमिंग समझ गया तो मासवा को रोक लेगा, लेकिन रियलिटी में मासवा का फ्लिकर जैब सिर्फ एक नॉर्मल जैब नहीं है। उसकी स्पीड, रेंज और अनप्रेडिक्टेबल रिथम की वजह से उसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल था। तब किमुरा को अपनी असली प्रॉब्लम समझ आती है। वो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बॉक्सर है, हर एरिया में डिसेंट, लेकिन किसी एक एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। इसी बीच आउकी भी किमुरा को लेकर काफी वरीड है। दोनों राइवल्स हैं, लेकिन उनकी राइवलरी के पीछे एक जेन्युइन फ्रेंडशिप भी है। आउकी चाहता है कि किमुरा अपना पहला टाइटल मैच जीते, और इसी वजह से वो उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है। किमुरा मासवा की रिसेंट मैचेस की फोटेज भी कलेक्ट करता है, ताकि उसके फाइटिंग पैटर्न को और अच्छे से समझ सके। जिम के सीनियर्स भी उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किमुरा के पास अब सिर्फ एक मैच जीतने का टारगेट नहीं है। वो प्रूव करना चाहता है कि जिस बॉक्सिंग से उसे इतना प्यार है उसमें उसकी मेहनत का भी कोई मतलब है। किमुरा की प्रिपरेशन अब और सीरियस हो चुकी थी। आउकी मासवा की रिसेंट फाइट टिप्स लेकर मियाता के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या किमुरा के पास मासवा को हराने का कोई चांस है। मियाता के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम काफी बड़ी थी। मासवा अब एक वेट क्लास ऊपर आ चुका था, इसलिए उसे पहले जैसा डेंजरस वेट कट नहीं करना पड़ रहा था। मतलब 10 राउंड तक उसका फ्लिकर जेब पूरी स्पीड और स्टेमिना के साथ चलता रह सकता
जाता था। किमुरा अगर उसकी रेंज में घुस ही नहीं पाया तो मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये सुनकर किमुरा डिसाइड करता है कि वो कंटिन्यूसली अग्रेसिव होकर मासवा की रेंज के अंदर घुसेगा। ट्रेनिंग में वो फाइनली मासवा की क्लोज रेंज तक पहुंचने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। उसके पास मासवा को डैमेज करने के लिए कोई पावरफुल वेपन ही नहीं था। किमुरा को मासवा की एक वीकनेस याद आती है। जब मासवा अपने सिग्नेचर विक्ट्री पोज लेता है तो उसका गार्ड थोड़ा ओपन हो जाता है और उसकी चेन एक्सपोज होती है, लेकिन वहां सीधा पंच कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से किमुरा का अपरकट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तब किमुरा को एक यूनिक आइडिया मिलता है। वो जंप करके एक पंच थ्रो करता है और उसकी अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी देखकर रियलाइज करता है कि शायद इसी मूवमेंट को वेपन बनाया जा सकता है, और यहीं से जन्म होता है किमुरा के नए स्पेशल मूव का ड्रैगन फिश ब्लो। किमुरा मानता है कि मूव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो इसे परफेक्ट कर ले तो ये मासवा के लिए डेंजरस वेपन बन सकता है। इसीलिए वो आओकी और इप्पो को स्पैरिंग पार्टनर बनाकर इस पंच की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उधर मासवा भी वर्ल्ड टाइटल के सपने को लेकर कंप्लीटली फोकस है। उसके लिए किमुरा को हराना सिर्फ एक टाइटल डिफेंस नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ अगला स्टेप है। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिसका किमुरा ने 5 साल तक इंतजार किया था। जापान जूनियर लाइटवेट टाइटल मैच। किमुरा के लिए ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर आज हार गया तो वो बॉक्सिंग से रिटायर ले लेगा। रिंग में सामने था जापान का चैंपियन मासवा रियो, जिसे लोग दैट गॉड के नाम से जानते थे। गोंग बजते ही किमुरा ने मासवा की रेंज को समझने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मासवा का फ्लिकर जैब एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा डेंजरस था। किमुरा बार-बार हिट होने के बाद भी पीछे नहीं हटा और कंटिन्यूअसली क्लोज रेंज में घुसने की कोशिश करता रहा। मियाता के साथ की गई ट्रेनिंग का रिजल्ट अब दिख रहा था। किमुरा फ्लिकर के रिथम को रीड करने लगता है, लेकिन मासवा की रीच और पावर के सामने क्लोज रेंज में रहना भी एक्सट्रीमली डेंजरस था। राउंड 1 और 2 में मासवा क्लियरली डोमिनेट करता है। किमुरा को हैवी पंचेस लगते हैं, लेकिन वो हर बार खड़ा होता है। उसके लिए ये 3 मिनट कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो 5 साल से इसी मूवमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन मासवा को भी एक चीज नोटिस होने लगती है। किमुरा का फाइटिंग स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रहा था। किमुरा कंटिन्यूअसली बॉडी को टारगेट करना शुरू करता है। मासवा का गार्ड नीचे आने लगता है और उसकी मूवमेंट भी डिस्टर्ब होने लगती है। यही किमुरा का प्लान था। राउंड 7 तक किमुरा ने मासवा को बॉडी अटैक से इतना प्रेशर में डाल दिया था कि चैंपियन को डिफेंसिव होना पड़ा। क्राउड को भी लगने लगा कि मैच के मोमेंटम बदल रहा है, और तब किमुरा के फादर की आंखों के सामने उसका पूरा पास्ट आ जाता है। बचपन में किमुरा का बिहेवियर और लाइफ बिल्कुल अलग थी, लेकिन बॉक्सिंग ने उसे एक डायरेक्शन दी। आज वो वही लड़का था जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर जापान का नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा था। राउंड 8 में किमुरा अपने प्लान का फाइनल स्टेज पर पहुंचता है। मासवा का गार्ड बॉडी अटैक की वजह से नीचे आ चुका था। किमुरा को बस एक ओपनिंग चाहिए थी, और फिर वो मूवमेंट आ गया। किमुरा अपना ड्रैगन फिश ब्लो थ्रो करता है। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है और पंच डायरेक्टली मासवा को हिट करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैनवास पर कैसे गिरा। किमुरा ने उसके स्पेशल पंच का काउंटर कर दिया था। मासवा किसी तरह खड़ा होता है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और किमुरा भी क्लियरली डैमेज हो चुका था। किमुरा दोबारा क्लोज रेंज में जाने की कोशिश करता है, लेकिन मासवा अपनी रीच का परफेक्ट यूज करके उसका रास्ता रोक देता है। किमुरा के पास अब भागने या पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। वो एक बार फिर अपनी बॉडी को पुश करता है और फाइनल बॉडी अटैक के लिए आगे बढ़ता है। मासवा भी समझ जाता है अगर ये पंच कनेक्ट हो गया तो मैच का रिजल्ट बदल जाएगा। दोनों फाइटर अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे और रिंग के बाहर कोमी भी ये सब देख रही थी। 8th राउंड के एंड तक मैच कंप्लीटली उल्टा हो चुका था। किमुरा ने फिर से अपना ड्रैगन फिश ब्लो फाइनली मासवा पर कनेक्ट कर दिया और चैंपियन पहली बार सीरियसली डेंजर में आ गया, लेकिन मासवा गिरा नहीं। उसने किमुरा को क्लिंच करके समाओ खुद को संभाल लिया। किमुरा समझ गया था कि मासवा की बॉडी लिमिट के पास पहुंच चुकी है, इसलिए उसे ब्रेक देना डेंजरस था। वो लगातार बॉडी अटैक करता रहता है ताकि मासवा का गार्ड नीचे आए और उसे ड्रैगन फिश ब्लो के लिए एक और ओपनिंग मिल सके, और वही हुआ। मासवा का गार्ड ओपन हुआ और किमुरा ने दूसरा ड्रैगन फिश ब्लो फायर कर दिया। पंच क्लीनली कनेक्ट हुआ, लेकिन मासवा फिर भी खड़ा रहा। ताकुमुरा को तब समझ आ गया कि मासवा के सबसे डेंजरस चीज उसकी टेक्निक नहीं बल्कि उसकी जीतने की जिद है। किमुरा के सामने चैंपियनशिप बेल्ट नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि बस थोड़ा और पुश करेगा और वो चैंपियन बन जाएगा, लेकिन तब मासवा का फ्लिकर और किमुरा के अटैक के बीच एक डेडली एक्सचेंज होता है। दोनों एक साथ राइट पंच थ्रो करते हैं और इस बार मासवा का स्ट्रेट पंच किमुरा के आर्चिंग पंच से एक फ्रैक्शन पहले कनेक्ट करता है और किमुरा डाउन हो जाता है। आओकी कंप्लीटली शॉक में रह जाता है। ये लिटरली 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। कामुगावा भी समझ जाता है कि फाइट का रिजल्ट सिर्फ ट्रेजेक्टरी और टाइमिंग का एक छोटे डिफरेंस से डिसाइड हुआ है, लेकिन किमुरा ने पहले ही डिसाइड किया था कि ये उसका लास्ट फाइट होगा, इसलिए वो रेफरी के काउंट के बीच किसी तरह खड़ा हो जाता है। रेफरी उसकी आंखों को चेक करता है। किमुरा की कंडीशन एक्सट्रीमली डेंजरस थी, लेकिन मैच कंटिन्यू कर दिया जाता है। मासवा भी अब पैनिक करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किमुरा बार बार गिरने के बाद भी खड़ा कैसे हो रहा है, लेकिन किमुरा खुद भी ऑलमोस्ट कॉन्शियसनेस लॉस कर चुका था। वो बस एक चीज जानता था, अगर वो हारा तो बॉक्सिंग खत्म, और इसी वक्त रेफरी मासवा को रोक देता है। मैच ओवर।
किमोरा को पता भी नहीं चला कि गोंग बच चुका है। वो अभी भी अपना पंच आगे की तरफ एक्सटेंड किए हुआ था, जैसे फाइट अभी भी चल रही हो। मतलब वो बेहोश था भाई। मासुए भी रियलाइज करता है कि अगर किमोरा का वो पंच पूरी तरह एक्सटेंड हो जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बाद में किमोरा सबके सामने अनाउंस करता है कि वो रिटायरमेंट ले रहा है। 5 साल 16 फाइट और काउंटलेस आवर की ट्रेनिंग के बाद उसका बॉक्सर के रूप में सफर यहीं खत्म हो गया। आओकी और बाकी सबके लिए ये मूवमेंट इमोशनल था, लेकिन कामोगावा सबको समझाता है कि किमोरा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसने रिंग में अपनी लिमिट तक फाइट की और अब उसकी जिंदगी का सेकंड स्टार्टिंग लाइन शुरू होने वाली थी। किमोरा चैंपियन नहीं बना, लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि एक बॉक्सर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अपने सपने के लिए कितने दूर तक जा सकता है। लेकिन उसे अभी भी ये रिग्रेट था कि अगर वो 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाता तो वो शायद चैंपियन बन जाता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से बॉक्सिंग डेब्यूट करेगा और फिर वो जिम जाने लगता है। 引退するって言ってたけど、ボクシングやめられなくて戻ってきたんです。やっぱやめてやる。 कहानी की शुरुआत होती है इप्पो की उस हिस्टोरिक जीत के रिकैप के साथ। इप्पो ने सेंदो को एक भयानक फाइट में हराकर जापानीज फीदरवेट चैंपियन का टाइटल जीता था। 19 साल का ये मासूम सा लड़का पूरे जापान का नंबर 1 बॉक्सर है। पर इप्पो का रूटीन बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी सुबह उठकर अपनी माँ के फिशिंग बोट रेंटल बिजनेस में काम करता है। उसके फ्रेंड्स और जिममेट्स ताकामुरा किमोरा, आओकी और मनाबू से चैंपियन कहकर चिढ़ाते हैं, पर इप्पो बहुत हम्बल है। उसके दिल में अभी भी एक ही सवाल है, ताकतवर होने का असली मतलब क्या होता है। चीफ उसे वार्निंग देते हैं, सुन बच्चे, बेल्ट जीतना आसान था पर उसे संभाल कर रखना नरक जैसा है। अब तुम हंटर नहीं हो, तुम शिकार हो। पूरे जापान के रैंक्ड बॉक्सर अब तुम्हारी बेल्ट छीनने के लिए तुम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसी बीच इप्पो की लाइफ में आती है उसकी क्रश कुमी। कुमी उसके बर्थडे पर उसे एक बहुत ही प्यारा ट्रैक सूट गिफ्ट करती है। दोनों के बीच का रोमांस बहुत क्यूट लगता है, लेकिन कुमी का खतरनाक भाई रियो मासवा अब भी उनके बीच एक विकास पुरुष की तरह खड़ा है। फिर इप्पो की मुलाकात होती है अपने पुराने राइवल इचिरो मियाता से। मियाता ओपीवीएफ में नंबर 3 रैंक पर है। मियाता इप्पो से कहता है, इप्पो पहले टाइटल डिफेंस में हार मत जाना, क्योंकि जब तक हम दोनों रिंग में आमने सामने नहीं आते हमारी अधूरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये सुनकर इप्पो फुल मोटिवेट हो जाता है। वो किसी भी हाल में अपनी बेल्ट नहीं खोएगा। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे मेन एंटागोनिस्ट की, काजुकी सानादा। सानादा कोई आम बॉक्सर नहीं है। वो ताइतो यूनिवर्सिटी का 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट है और सानादा जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का इकलौता बेटा है। वो पहले ही जूनियर फेदरवेट चैंपियन रह चुका है, जिसे उसने 5 बार सक्सेसफुली डिफेंड किया था। पर इप्पो से लड़ने के लिए उसने अपनी पुरानी बेल्ट छोड़ दी और वेट क्लास बढ़ाकर फेदरवेट डिवीजन का नंबर 1 चैलेंजर बन गया। सानादा के ट्रेनर है दांकीची हामा, और दांकीची कोई और नहीं बल्कि कामोगावा जिम के चीफ कामोगावा के पुराने राइवल हैं। जवानी के दिनों में कामोगावा और दांकीची के बीच भयानक फाइट हुई थी, जिसमें कामोगावा ने दांकीची का जबड़ा तोड़ दिया था। अब सालों बाद दोनों के डिसिपल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फूजी सानादा का इंटरव्यू लेने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ सानादा बताता है कि उसके लिए बॉक्सिंग कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। सानादा कहता है, मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ, मुझे पता है इंसानी जिस्म को कैसे हील किया जाता है, और मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि इंसानी जिस्म को सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। सानादा ने बॉक्सिंग को ह्यूमन एनाटॉमी के साथ कंबाइन कर लिया है। वो जानता है कि किस एंगल पर पंच मारने से ब्रेन में झटका होता है, लीवर पर कहाँ हिट करने से लेग पैरालाइज होता है, और डायफ्राम पर कहाँ स्ट्राइक करने से इंसान की सांस रुक जाती है। वो एक वॉकिंग मेडिकल वेपन है। इसके अलावा दांकीची ने सानादा को अपनी लेजेंडरी सिग्नेचर पंच सिखाई है, द फ्लाइंग शैलोन। ये एक ऐसी डेडली जैव कॉम्बिनेशन है जो हवा में डायरेक्शन बदलता है, और इससे भी खतरनाक उन्होंने एक और सीक्रेट मूव प्रिपेयर किया है, द फ्लाइंग शैलो टर्नओवर। दूसरी तरफ इप्पो के जिम मेट उसे कुमी के मामले में टीज करते हैं। देन एक शर्त रखी जाती है, आर्म रेसलिंग मैच। इप्पो आओकी और किमोरा को तो हरा देता है, बट ताकामुरा को नहीं हरा पाता। फिर वो लोग उसे फोर्स करते हैं कि वो कुमी को कॉल करे और उसे प्रपोज करे। इप्पो डरते डरते कुमी से मिलने जाता है, पर जब वो कुमी से पूछता है कि क्या वो उसके मैच में आएगी, तो कुमी बताती है कि हॉस्पिटल की सारी नर्सेस सानादा को चेयर करने जा रही हैं, क्योंकि सानादा उनका क्रश है। इप्पो मिस इंटरप्रेशन के चक्कर में बोल देता है, तुम्हें जैसे चेयर करना है करो, मुझ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कुमी गुस्से में वहां से चली जाती है और इप्पो का दिल टूट जाता है। पर इप्पो गेम में फुल फोकस है। दिल टूटा है पर चैंपियन का प्राइड अभी बाकी है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। कारुकेन हॉल पूरी तरह पैक है, लाइट्स ऑफ होती हैं और एंट्रेंस होती है जापानीज फेदरवेट चैंपियन माकोनोची इप्पो की। रेड कॉर्नर से निकलते हुए 12 KO स्टार के साथ इप्पो रिंग में एंट्री लेता है, लेकिन इप्पो के चेहरे पर एक अजीब सा प्रेशर है। ये उसका पहला टाइटल डिफेंस है। वो हमेशा एक चैलेंजर की तरह लड़ता आया था, पर आज उसे अपनी बेल्ट बचानी है। उसका बॉडी नर्वस स्टिमुलस की वजह से जम गया है। बेल बजती है। सानादा एकदम कूल और कंपोज्ड है। पहले ही राउंड में इप्पो सानादा की स्पीड और मूवमेंट से ओवरवेल्म होने
होने लगता है। इप्पो पहला पंच डॉज करने की कोशिश करता है पर नर्वस होने की वजह से वो बैलेंस खो देता है। सानादा तुरंत इप्पो की बॉडी स्ट्रक्चर को रीड कर लेता है। सानादा उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। सानादा इप्पो को टेस्ट करके उसके रिफ्लेक्सेस और मसल रिकवरी टाइम को माप रहा है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो पेशेंट को चेक करता है। फर्स्ट राउंड पूरी तरह सानादा के नाम रहता है। चीफ इप्पो से कहते हैं टेंशन मत ले बच्चे, आगे बढ़ो और अपने नेचुरल बॉक्सिंग स्टाइल दिखा। इप्पो आगे बढ़ता है और अपने सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन अनलिस्ट करता है, द डिम्सी रोल। इप्पो की बॉडी फिगर 8 मोशन में घूमने लगती है। हवा में साउंड बैरियर ब्रेक होने की आवाज आती है। पूरा स्टेडियम चिल्ला उठता है पर तभी एक मिरेकल होता है। सानादा पैनिक होने की बजाय एक स्टेप आगे बढ़ता है और अपनी बॉडी से इप्पो के शोल्डर को बम कर देता है। बूम। डिम्सी रोल शुरू होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। सानादा ने सेंदो की फाइट देखकर डिम्सी रोल का सेंटर समझ लिया है। वो मिड रेंज में फ्लाइंग सैलो से इप्पो को रोकता है और क्लोज रेंज में अपनी बॉडी से डिम्सी रोल को जाम कर देता है। इप्पो का सबसे बड़ा वेपन पहले ही झटके में 0 हो गया है। इसके बाद सानादा अनलिस्ट करता है अपना सीक्रेट मूव, द फ्लाइंग सैलो टर्नओवर। ये एक ऐसा वर्टिकल अपरकट है जो इप्पो की पिकाऊ गार्ड को ठीक बीच से निकलकर उसकी चिन पर लगता है। 8 आउंस ग्लव के वर्टिकल एंगल इप्पो की गार्ड को चीर कर निकल जाता है। इप्पो के दिमाग में अंधेरा छा जाता है। वो घुटनों के बल नीचे गिरने लगता है। सानादा साइड कॉर्नर में खड़े होकर स्माइल करता है पर तभी रेफरी के काउंट 8 पर इप्पो चीफ कामुगावा की आवाज सुनता है। अपनी अनस्टॉपेबल विल पावर के बल पर इप्पो बिना होश के भी खड़ा हो जाता है। बेल बजती है और इप्पो राउंड 2 में किसी तरह सर्वाइव कर लेता है। राउंड 3 में इप्पो की हालत खराब है। चीफ इप्पो को एक पुरानी फाइट याद कराते हैं, केंता कोवाशी की फाइट, जहां उसने क्रॉस आर्म ब्लॉक यूज किया था। इप्पो सानादा के पंचेस को रोकने के लिए क्रॉस आर्म गार्ड लगाता है पर सानादा तो डॉक्टर है, वो समझ जाता है कि इप्पो के हेड पर गार्ड है तो वो इप्पो के इंटरनल ऑर्गन्स पर अटैक करना शुरू करता है। सानादा इप्पो को सोलर प्लेक्सस, रिब्स और लीवर पर शार्प साइंटिफिक पंचेस मारता है। सानादा इप्पो के डायफ्राम को टारगेट करता है जिससे इप्पो के लंग्स में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है। इप्पो को सियानिस होने लगता है। उसका चेहरा और होंठ नीले पड़ने लगते हैं। इप्पो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी बॉडी पैरालाइज हो रही है। उसके एब्डोमेन में ऐसी भयंकर पेन हो रही है जो उसे अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। सानादा एक तरह से उसे टॉर्चर कर रहा है, एक ऐसा पेन जो फिजिकली और मेंटली इंसान को तोड़ दे। इप्पो के दिमाग में आता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं चैंपियन हूँ, मैं कितना घमंडी हो गया था। इस बंदे के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं कैनवास पर हाथ रख दूं तो ये पेन खत्म हो जाएगा, मैं आराम कर सकता हूँ। इप्पो गिरने लगता है। उसका एक हाथ रिंग के रोप्स को छू लेता है लेकिन जैसे ही वो रोप्स को पकड़ता है उसकी आंखों में एक आग भड़क उठती है। वो सेंदो से जीती हुई बेल्ट, अपने जिममेट्स की मेहनत और मियाता के प्रॉमिस को याद करता है। इप्पो अपने आप से कहता है नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर सामने वाला स्ट्रॉन्ग है तो मुझे भी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। इप्पो की आंख में शिनिगामी जैसी दहशत लौट आती है। उसकी फाइटिंग स्पीड देखकर सानादा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राउंड 5 में इप्पो की लेग्स पूरी तरह जवाब दे चुकी हैं। वो अपने स्टूल से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो चीफ से रोते हुए कहता है चीफ प्लीज मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारो, मुझे होश में लाओ। चीफ इप्पो की पीठ पर एक इतना भयंकर स्लैप मारते हैं कि पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंज उठती है। इप्पो की बॉडी में बिजली दौड़ जाती है। राउंड 5 शुरू होते ही इप्पो एक कामिकाजे अटैक कर देता है। वो बिना किसी गार्ड की पूरी ताकत से सानादा पर टूट पड़ता है। सानादा डर जाता है। इस बंदे की बॉडी खत्म हो चुकी है पर ये अभी भी इतने भयंकर पंचेस कैसे फेंक रहा है। सानादा इप्पो को खत्म करने के लिए आखिरी फ्लाइंग सैलो टर्नओवर फेंकता है पर इप्पो अपना हेड स्लिप करके सानादा के बिल्कुल अंदर घुस जाता है। इप्पो सानादा की रिब्स पर एक डेडली बॉडी ब्लो मारता है और क्रैक, सानादा की 3 रिब्स एक साथ टूट जाती हैं। सानादा दर्द से करा उठता है। इप्पो ने वही स्ट्रेटेजी यूज की जो उसने आईजी दत्ती के खिलाफ सीखी थी। सानादा रिब्स टूटने के बाद भी पीछे नहीं हटा। वो इप्पो को रोकने की कोशिश करता है पर इप्पो अपनी आखिरी बची हुई जान दांव पर लगाकर फिर से स्टार्ट करता है द डिम्सी रोल। इप्पो की बॉडी घूमने लगती है, लेफ्ट हुक, राइट हुक, लेफ्ट हुक। सानादा की रिब्स टूटने की वजह से इप्पो के मोशन को रोक भी नहीं पा रहा था। सानादा इप्पो के सारे हैवी पंचेस को अपने चेहरे पर झेलता है। सानादा का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। डिम्सी रोल के आखिरी पंच के साथ सानादा की कॉन्शियसनेस चली जाती है। सानादा ने जो आखिरी पंच मारा था वो 7 में मिस हो गया था जबकि इप्पो का पंच सानादा को KO कर चुका था। विनर बाय नॉकआउट एंड स्टिल द जापानीज फेदरवेट चैंपियन माकोनोची इप्पो। मैच के बाद सानादा इप्पो की टेंसिटी और फाइटिंग स्पिरिट को रिस्पेक्ट देता है। सानादा समझ जाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ साइंस और डॉक्टर नॉलेज से नहीं आती बल्कि रिंग में अपने पार्टनर के साथ जान लगा देने से आती है। सानादा बॉक्सिंग से रिटायर होकर एक फुल टाइम डॉक्टर बनने का फैसला करता है ताकि वो लोगों की जान बचाए। दोनों ट्रेनर कामुगावा और तांकेची एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उनकी पुरानी राइवलरी अब आखिरकार एक पीसफुल नोट पर खत्म हो चुकी थी। लॉकर रूम में इप्पो बेहोश पड़ा होता है और चैंपियन बेल्ट को अपने सीने से चिपका कर सोए रहता है। इप्पो को होश आता है तो उसे पता चलता है कि कुमी सानादा को नहीं बल्कि सिर्फ इप्पो को चेयर करने आई थी। कुमी इप्पो को कांग्रेचुलेट करती है और दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। यही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियो बनाने में। और इसके बाद अब बचा है हाजमे नो इप्पो सीजन 2 और सीजन 3 जिनकी वीडियो भी जल्दी आएंगी, इसलिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और वेट करो। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।